So okay, let's start with CA Final FR Ind AS 103. Ind AS 103 किसकी बात करता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन की, कि जब हम बिज़नेस कंबाइन करते हैं, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ कंबाइन करता है, तब हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, हम इस इंड AS में बात करेंगे। अब सबसे पहले आप देखो कि बिज़नेस कंबाइन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, अब एक कंपनी है, वो क्या करती है? शेयर्स इशू करती है। जिस पर्सन को वो शेयर्स इशू करती है, वो बंदा उस कंपनी का ओनर बन जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर को क्या बोलते हैं? हम ऑनर ही बोलते हैं कंपनी का। फॉर एग्जांपल, आपने आज शेयर्स खरीदे रिलायंस के, तो आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक या कैश, यही एंट्री करोगे आप। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो आपने एंट्री कर दी अपनी बुक्स में। अब इंड AS 103 क्या कहता है? ये कब आता है हमारे पास? जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो। मान लो एक कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है, 10 रुपये का एक है, दैट मीन्स 10 लाख उसकी कैपिटल है। उसमें से 50% आपने ही इन्वेस्टमेंट दिखा दी। ठीक है, उसमें 50% आपने ही इन्वेस्ट कर दिया, तब हम इंड AS 103 की बात करते हैं। इंड AS 103 कहता है कि अगर आप किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा का इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप उस कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो। मतलब आपके पास वोटिंग राइट्स आ रहे हैं, और जो भी मैनेजरियल डिसीजंस हैं, जो भी मेन डिसीजंस होते हैं कंपनी के लेने के लिए, वो राइट्स आपके पास आ रहे हैं। दैट मीन्स आप उस कंपनी के मेन ऑनर बनने वाले हो। ठीक है, तो वो कहता है कि इंड AS 103 के हिसाब से आप अकाउंटिंग करो। अब इंड AS 103 क्या कहता है? इंड AS 103 कहता है, ठीक है, जब आप अपनी मान लो एक A कंपनी, एक B कंपनी है। A कंपनी क्या करती है? B कंपनी के शेयर्स परचेज करती है 50%। ठीक है, A कंपनी ने अपनी बुक्स में तो सिंपल, जब अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, ठीक है, अपनी जो बुक्स बनाता है, तो उसमें तो उसने एंट्री दिखा दी इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जितने भी उसने 50% के शेयर्स लिए, 5 लाख के। अब आता है इंड AS 1, अगर इन कंपनीज़ पर इंड AS अप्लाई हो रहा है, तब हमें इंड AS 103 के हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब इंड AS 103 कहता है कि अगर आप 50% से ज़्यादा का कंट्रोल ले रहे हो, तो आप डे 1 पे, जिस दिन आपने एक्वायर किया है उस कंपनी को, जिस दिन भी आपके हाथ में कंट्रोल आया है, एक्वायर का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन आपने पेमेंट करी है, बल्कि जिस दिन आपके हाथ में कंट्रोल आ रहा है, उस दिन आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करोगे? जितनी भी उस कंपनी की एसेट्स हैं, अब इस एंट्री को समझो। यहाँ पे जितनी भी उस कंपनी के पास एसेट्स हैं, मतलब B कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, A तो खरीद रहा है ना, A तो एक्वायरर है, B कंपनी की बात हो रही है, A एसेट्स हैं टू लाइबिलिटीज़, सब ले लो आप 100%। ठीक है, चाहे आप एक्चुअली में नहीं खरीद रहे हो, बट आपको इसकी अकाउंटिंग इस तरीके से करनी है। ठीक है, कौन सी किस में? फेयर वैल्यू पर। टू PC पेड, जो भी आपने PC पे करना है। अब PC पेड तो वही हो गया जो आपने पहले एंट्री करी है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। तो यहाँ पर आप इसको इन्वेस्टमेंट इन एक्वायरी कंपनी, जो आपने पहले इसको रिकॉर्ड करा है, वो यहाँ पे लेके आ सकते हो, या फिर PC को अलग अलग दिखा सकते हो। ठीक है, वो सारा आ जाएगा। उसके बाद आपका NCI, जो अब आपने तो 50% लिया है, बट यहाँ पे तो हम 100% दिखाएंगे, और पेमेंट भी आपने 50% की करी है, तो NCI में कितना आएगा? 50%, वो 50% जो शेयर आपके पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका डिफरेंस आएगा, अगर ऊपर आता है तो गुडविल, अगर नीचे आता है तो गेन ऑन परचेज। अब ये जो गेन ऑन परचेज है, ये आपकी कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपका कहाँ चला जाएगा? OCI में चला जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और जो गुडविल है, ये आपकी एसेट में आ जाएगी, और ये क्या है? एक्वायर्ड गुडविल है। तो ये क्या होती है? इसकी इम्पेयरमेंट होती है, इसकी अमर्टाइजेशन नहीं होती। जो भी एक्वायर्ड गुडविल होती है, उसकी इम्पेयरमेंट की जाती है, अमर्टाइजेशन नहीं की जाती। तो ये बेसिक सी चीज़ है कि आपको इसके बारे में ही पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसी का हम सारा इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जब आप अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो इन्वेस्टमेंट इन एक्वायरी कंपनी जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसको आपको हर साल एट ईच ईयर एंड उसको P&L से, उसमें जो भी गेन या लॉस हो रहा है उस वैल्यू में, मान लो आपने पहले 5 लाख का इन्वेस्ट किया आज 1/4/23 को, ठीक है, अब 31 मार्च 24 को उसकी वैल्यू मान लो हो गई है 7 लाख, तो 2 लाख से आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कैसे एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट टू P&L, वो कहाँ से पास करोगे? P&L से। अनरियलाइज्ड गेन को आपको P&L में दिखाना पड़ेगा एज पर इंड AS 103। चाहे आप इस पर भी टैक्स नहीं दोगे, बिकॉज ये अनरियलाइज्ड गेन है, बट आपको जो अकाउंटिंग की जो हमारी होती है और जो टैक्स के लिए इनकम होती है, वो अलग अलग होती है। तो अकाउंटिंग की बुक्स में तो आपको इनकम दिखानी पड़ेगी, ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे, ताकि कोई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर रहा है, उसको एक्यूरेट नॉलेज मिले।
ठीक है, ये ना हो कि आपकी बुक्स में तो 5 लाख का ही खड़ा जबकि वैल्यू 7 लाख की पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हम अकाउंटिंग जो है एज़ पर इंड एस करते हैं, फेयर वैल्यू बेसिस पर ही करते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं हमारे इसमें जो हमें फॉलो करने हैं इस बेसिक सी एंट्री को करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है आप एक्वायरर को फाइंड आउट करो कि एक्वायरर है कौन, क्योंकि 103 किसकी अकाउंटिंग बताता है, एक्वायरर की बुक्स में जिसने इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, और कौन सी डेट को हम कर रहे हैं ये एंट्री, डे 1 पे, जिस दिन आपके हाथ में कंट्रोल आ रहा है। सबसे पहले तो आप एक्वायरर फाइंड आउट करोगे। एक्वायरर होता कौन है, जो पीसी पे करता है। स्टेप 2 आपका होता है कि हमारी डेट क्या है एक्वायरिंग की। डेट मतलब किसी ने आपने कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है, नोट किसी ने आपने पेमेंट करी है, किसी ने आपके हाथ में कंट्रोल आ रहा है, वो हमारा हो जाता है स्टेप 2। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें स्टेप 3 पीसी। पीसी वैसे तो क्या है कि आप इसमें अपनी एंट्री में क्या दिखा सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन एक्वायरी कंपनी, क्योंकि जो आपने वहाँ पे अपनी फर्स्ट एंट्री करी है। बट वैसे हम क्या करते हैं इसमें पीसी का अलग अलग क्लासिफिकेशन देते हैं कि हम क्या क्या पे कर रहे हैं। अब पीसी का फॉर्म देखो क्या क्या पे करते हैं। पीसी के ऊपर ही मतलब मेन एक है इसमें कंसेप्ट कि पीसी में आप क्या क्या पे कर सकते हो सामने वाले को। आप कैश दे सकते हो, जब भी आप कुछ परचेज़ करने जाते हो तो आप क्या क्या पे कर सकते हो, कैश दे सकते हो उनको, या फिर आप उनको अपनी कंपनी के एसेट्स दे सकते हो, क्योंकि एक कंपनी परचेज़ कर रही है ना, तो एक कंपनी तो कैश से देगी, एसेट्स से देगी, लाइबिलिटीज़ तो देगी नहीं। ठीक है, और या फिर क्या दे सकते हो उसके पास, और क्या हो सकता है, अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल दे सकती है, वो इक्विटी शेयर्स दे देगी बट उससे पैसे नहीं लेगी। ठीक है, अपनी कंपनी के पास जो भी उसके पास है उसको डिबेंचर इशू कर सकती है। ठीक है, उसको डिबेंचर दे देगी अपनी कंपनी के, पर उससे पैसे नहीं लेगी। और क्या आप दे सकते हो इनको, डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन क्या है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 2 साल बाद इतने पैसे दे दूँगी। मतलब आप उनको प्रॉमिस दे रहे हो कि आज तो भी मेरे पास यही है देने को, 2 साल बाद आपको दे दूँगी। अब ये सब चीज़ें तो क्या होती हैं, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती हैं। कैश की तो कोई फेयर वैल्यू नहीं हो, कैश तो कैश पे होगा। एसेट्स, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये सब फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है। इंडिया इस बात ही किसमें करता है, फेयर वैल्यू पे बात करता है। पर जो डेफर्ड कंसिडरेशन है 2 साल बाद आपने देनी है, तो इसको हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे। मान लो आपने 2 साल बाद 10 लाख रुपये देने हैं, तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे। अब वो कैसे निकालोगे, मान लो 10 लाख रुपये देने हैं आपने और 10% हमारा डिस्काउंटिंग रेट आपको दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे, 1/1.1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग रेट, सेकेंड ईयर का आपका ये आ गया 0.826 इंटू 10 लाख, ये हमारा आ गया इतना। तो आप अब किस पे रिकॉर्ड करोगे, आज की डेट में इतने पे। ठीक है, उसके बाद आप इसमें क्या एंट्री करोगे, इंटरेस्ट टू प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन। इसके ऊपर आप 10% रेट लगाओगे, 8244। ठीक है, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी इतने से। उसके बाद अभी आ गया इसके ऊपर दोबारा 10%, तो आपका अप्रोक्स उतना बन जाएगा बाद में 1 लाख रुपए। ठीक है, इस पर इंटरेस्ट आप चार्ज करते रहोगे और उस इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपको P&L में मिलता जाएगा। क्लियर है जी, ये आपका हो गया डेफर्ड कंसिडरेशन की बात। उसके बाद आप क्या दे सकते हो, कंटिंजेंट कंसिडरेशन। आप उनके ऊपर कोई कंडीशन रख सकते हो कि ठीक है मैं आपकी कंपनी को एक्वायर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, बट आपको फ़ायदा कब होगा एक्वायरर को, जब उस कंपनी में प्रॉफिट्स होंगे, आपकी उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तभी होगा ना। तो कहता है ठीक है अभी अभी के लिए आप मेरे से इतनी की डील कर लो, बट हाँ अगर आपके 2 साल बाद या 3 साल बाद आपकी कंपनी में 70 लाख प्रॉफिट हो जाता है या 1 करोड़ प्रॉफिट होता है तो मैं आपको ये पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या होती है, एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड होती है। अब चाहे हो सकता है वो कंडीशन मीटअप हो या ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहे 10% ही हो मीटअप करने की, बट स्टिल आपको इसको रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में, किस पे, फेयर वैल्यू पर। जो आपको फेयर वैल्यू दी होगी उस पर रिकॉर्ड करोगे और हर साल ये फेयर वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो उसको अपने P&L से पास करते जाओगे। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री क्या करोगे, P&L टू कंटिंजेंट कंसिडरेशन, अगर कम हो रही है तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन टू P&L। ठीक है, ये हमारा हो गया कंटिंजेंट कंसिडरेशन का पॉइंट। एसेट्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, जो भी आपके पास होता है वो दे दोगे। डेफर्ड कंसिडरेशन हो गया, कंटिंजेंट कंसिडरेशन हो गया। नेक्स्ट आता है ईसॉप। अब ईसॉप का देखो पॉइंट क्या कहता है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन का पहले एक पॉइंट आप समझ लो। अब देखो कैश आप दे चुके हो, एसेट्स दे चुके हो, शेयर्स दे चुके हो उनको, डिबेंचर्स दे चुके हो, डेफर्ड कंसिडरेशन आपने बोल दिया कि प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो कि मैं आपको दे दूंगा बाद में इतना वैल्यू। अब कंटिंजेंट कंसिडरेशन के केस में हम क्या देंगे, डेफर्ड में तो आप पेमेंट ही दोगे, कैश ही दोगे उनको। ठीक है, अब कंटिंजेंट कंसिडरेशन का हमें नहीं पता, हम उनको शेयर्स इशू कर देंगे इसके बदले, उनको कैश देंगे या क्या देंगे। अगर तो आप उनको इक्विटी शेयर्स इशू करने का प्रॉमिस कर रहे हो और फिक्स्ड नंबर
कि मैं आपको इतने ही शेयर्स इशू करूँगा अगर ये कंडीशन मीटअप हो जाती है। तो इसकी वैल्यू तो कोई अप एंड डाउन नहीं होगी, तो इसको आपको P&L से बार बार इसको हर साल फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको P&L से इसको रीमेजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही फिक्स कर दिया कि मैं यही दूंगा, ठीक है। तो इसको फेयर वैल्यू पे मत दिखाओ, रीमेजरमेंट मत करो। बट अगर आप कैश दे रहे हो या वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हो कि जितनी वैल्यू होगी उस टाइम पे कंटीजेंट कंसिडरेशन की उस हिसाब से दूंगा, तो आप उसको रीमेजर करो, ठीक है। रीमेजर कैसे करोगे? मान लो आज की डेट में आपने 1 लाख रुपये दिखाया फेयर वैल्यू, उसके बाद आपकी मान ली वैल्यू बढ़ जाती है 1.5 लाख रुपये हो जाती है, तो 50,000 से इसको बढ़ाना पड़ेगा P&L टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल है, अब जो आएगी वैल्यू आपने उस पर देना है, टोटल जो वैल्यू बनती होगी आप उस पर दोगे। बट अगर फिक्स्ड है तो उस पर तो आपको कुछ देना ही नहीं है, तो उस पर तो वही दोगे ना जो फिक्स्ड अमाउंट, तो उस पर आपको रीमेजर करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट कहते हैं, कभी कभार क्या होता है, अब ए ने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया, अब बी के पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ए कहता है ठीक है आप ही आ जाना हमारी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। आप लोग छोड़ो मत कंपनी, चाहे मैं कंपनी खरीद रहा हूँ बट आप ही काम कर लेना। तो अब जब इन एम्प्लॉयज़ को वो पेमेंट करेगा तो वो पीसी का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज उनकी सर्विसेज ले रहा है, ठीक है। कुछ मान लो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो शेयर होल्डर भी होते हैं, एम्प्लॉय भी होते हैं, ठीक है। अब आप उनको कुछ पेमेंट कर रहे हो, शेयर होल्डर को आप कोई भी पेमेंट करोगे उसको पीसी बोलेंगे। बी कंपनी के शेयर होल्डर को आप कुछ भी दे रहे हो तो उसको पीसी का ही पार्ट लिया जाएगा। बट अगर उस बी के शेयर होल्डर को अगर आप उससे सर्विसेज ले रहे हो एज ए एम्प्लॉय करके कि आप एज ए एम्प्लॉय मेरे पास काम करो, तो उसको पीसी का पार्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज आप उसे सर्विसेज भी ले रहे हो ना उसके बदले, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर कोई भी, अब उसके बाद आता है ईसॉप की बात करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पेमेंट जो होती है हमारी, इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनके साथ डील कर लेती है, ठीक है। डील क्या करती है कि ठीक है आप 5 साल तक मेरी कंपनी में रहो, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। कंडीशन रख लेती है कि 5 साल तक मेरी कंपनी में रहो, आफ्टर 5 ईयर्स मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दूंगा, मान लो 1 लाख रुपए के, ठीक है। अब वो अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगी, अगर मैं पास्ट की बात करते हैं तो बी कंपनी ने अपनी बुक्स में एंट्री क्या करी होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू ईसॉप मतलब SBP रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ठीक है। इतने से उसने करा होगा। और हम कितना रिकॉर्ड करते हैं इसमें, जितना भी आपने अमाउंट बोला है 1 लाख रुपीज़ बोला है, इनटू जो भी आपका पीरियड कंप्लीट हो चुका है, जैसे पहला साल कंप्लीट हुआ डिवाइड बाय 5, मतलब आप कितना रिकॉर्ड करोगे 20,000, आपने 20,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर में 1 लाख इंटू 2/5 मतलब कितना रिकॉर्ड होना चाहिए 40,000। बट आप 20,000 तो रिकॉर्ड कर चुके हो, तो माइनस कर दो 20,000 जो ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, अब 20,000 दोबारा अगले साल का रिकॉर्ड कर दोगे। अब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करते आपका 5वें साल में क्या होगा, आपके पास बैलेंस शीट में SBP रिजर्व खड़ा होगा 1 लाख का। अब आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, तो आप इक्विटी शेयर्स कैसे इशू करोगे, यहाँ से SBP रिजर्व को डेबिट कर दोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपकी कैपिटल बढ़ गई, या आपने किसको दिए, एम्प्लॉयज़ को दिए, और SBP रिजर्व आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होती है। और जो आपके सामने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये शेयर्स मिल जाते हैं, और जो अपनी जब वो ITR भरते हैं तो ITR में अपना वो जो गेन दिखाते हैं, गेन क्या होता है उनको, अब मान लो वो शेयर जो 1 लाख के आपको इशू हुए, वो अगर बाहर आप बात करें मार्केट में वो 1.5 लाख के इशू होते हैं, तो जो भी आपको इसमें वैल्यू में आपको फ़ायदा हुआ 50,000 से आपको सस्ते पड़ गए वो शेयर, तो 50,000 का क्या है, परक्यूसिट्स से जो आपको कंपनी ने दी है वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्सेबल हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। ये तो बात थी कि अगर हम पास्ट की बात करें कि कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो अगर बात करते हैं कि अगर रिप्लेसमेंट अवार्ड है, रिप्लेसमेंट अवार्ड का मतलब क्या है कि अब ए ने बी को ख़रीदा, ए कहता है ठीक है आपने प्रॉमिस किया हुआ है अपने एम्प्लॉयज़ को कि मैं 1 लाख के शेयर्स इशू करूँगा आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। अब ए कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आपने इशू करोगे तो मैं कर दूंगा। अब ए कहता है ठीक है मैंने आपकी कंपनी ले ली, कंट्रोल मेरे हाथ में है, तो ठीक है 2 साल तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, तो आपकी बुक्स में तो अभी SBP रिजर्व 2 साल का पड़ा ही है, मतलब 40,000 का पड़ा ही है आपकी बुक्स में, बट अब मैं ले रहा हूँ तो मैं इशू कर दूँगा। तो अब क्या करेगा वो, अब PC पेड में आपका 1 पॉइंट इसका भी आएगा ईसॉप का जो आप पे कर रहे हो। अब ये क्या होगा कि अब ये जो 40,000 है, ठीक है, 40,000 जो है जो इसने अपने पहले रिकॉर्ड किया था, इस 40,000 की वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये वो अमाउंट है जिसकी सर्विसेज तो बी ले चुका, बट बाद में जब शेयर्स इशू करने की बारी आएगी, अब ए को तो 1 लाख के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे ना, अब ए जो है 60,000 के शेयर्स तो इशू करेगा नहीं, वो तो पूरे ही करेगा 5 साल के वाले,
जो उसकी लिमिट थी 1,00,000 रुपये, तो वो क्या करेगा 40,000 इसमें रिकॉर्ड कर देगा एज अ पीसी। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है कि जितना भी ओरिजिनल अमाउंट आपने डिसाइड किया हुआ है एम्प्लॉय के साथ, ओरिजिनल अमाउंट इनटू जो पीरियड कंप्लीट हो चुका अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन जो कंप्लीट हो चुका डिवाइडेड बाय हायर पीरियड। मतलब मान लो 5 साल का था, आपने कर दिया 6 साल कर लेंगे, या आपने कहा 4 साल कर देंगे, तो जो भी हायर पीरियड होगा आप वो लोगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए, या तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, जितना उसने रिकॉर्ड किया एक्वायरी कंपनी में उतनी होगी, या फिर उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होगा। फॉर एग्जांपल 1,00,000 की वैल्यू लेते हैं कि 1,00,000 के शेयर्स थे। ठीक है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल बाद ए आया कि मुझे बी अपनी कंपनी दे दो। ठीक है, अब वो तो अपनी बुक्स में 40,000 रिकॉर्ड कर चुका है। अब ए कहता है ठीक है 1,00,000 रुपये मैं दे दूंगा 1,00,000 रुपये, बट अब जो है पीरियड हम वही रखते हैं, पीरियड हमारा वही रहेगा। तो आप कितना रिकॉर्ड करोगे 40,000, इसको एज अ पीसी का पार्ट ही लोगे। ठीक है, क्योंकि ये भी आप पेमेंट एक तरह से पेमेंट आप कर ही रहे हो इस के बदले। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 1,00,000 मैंने ही देना है ना, आप उनको 40,000 एक तरह से कैश के रूप में कम करके आप ये दिखा दोगे। ठीक है, मान लो 2,00,000 रुपये आपसे मांग रहे हैं पीसी का टोटल, तो आप कहोगे ठीक है 1,00,000 मैंने बाद में भी देना है ना, 40,000 इसमें से एडजस्ट करो। तो आप ESOP दिखा दोगे 40,000 का और कैश पे करोगे 1,60,000 का। ठीक है, अब जहाँ देखो जैसे 40,000 आपका पीसी का पार्ट बन गया, एक केस ये हो गया। दूसरा केस मान लो अगर आपने पीरियड कम कर दिया, आपने कहा ठीक है 5 साल का किया हुआ था, अब हम टोटल 4 साल ले लेते हैं, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल और कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे जो अभी पीरियड आपने सेलेक्ट किया वो करते हो तो कितना बनता है वैल्यू 1,00,000 इंटू 2/4 दैट इज 50,000। जबकि एक्सपेंस तो उसने बुक किया 40,000 का, आप 50,000 कैसे लेके आ सकते हो। ठीक है, वो तो एक्सपेंस 40,000 का बुक किया हुआ है, आप ज़्यादा इसको नहीं कर सकते, तो ये केस तो आएगा ही नहीं। अगर हमारा हो जाता है पीरियड ज़्यादा, उसने ज़्यादा कर दिया दैट इज़ 2/6, तो आप कितना वो रिकॉर्ड करेगा 1,00,000 इंटू 2/6, पीसी का पार्ट 333। कम आप कर सकते हो, कम अलाउड है, इक्वल कर सकते हो बट ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना है, जितनी आपकी अमाउंट है टोटल इनटू जितना कंप्लीट हो चुका डिवाइड बाय हायर ऑफ द ओरिजिनल पीरियड या फिर जो आपका रिप्लेस्ड पीरियड है। ठीक है, अब आ जाओ उस पर, ये तो हो गया पीसी का पार्ट। अब जो बाकी का बचा, अगर हम जैसे हमने 3 केस बनाए थे 40,000 अगर पीसी बनेगा, ये हमने कहा था 50,000 हम ले ही नहीं सकते और पीसी का पार्ट एक था ये। अब जो बाकी का बचा अगर हम इसकी बात करें 5, अब 3 साल हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा 60,000 को, ये हम लेना नहीं इसको। इसमें अगर देखें तो 1,00,000 में से 333 किया तो ये बचा इतना, ये हमने कितने साल के लिए करना है 2 साल के लिए। अब 60,000 को वो करेगा 3 सालों के लिए इनटू 3 सालों के लिए करना है 3/5, सॉरी 60,000 को उसने करना है इनटू, अब कितना पीरियड है बचा हमारा, सॉरी ये जो आपका आएगा 60,000 पीरियड, इसको आपको डिवाइड करना है, जो हमारा टाइम पीरियड बचा है 3 साल बचा है ना, इसको डिवाइड बाय 3 करोगे आप, तो 20,000 आप ईच पीरियड में अपना रिकॉर्ड कर दोगे। कैसे रिकॉर्ड करेगा, ये अपनी बुक्स में एम्प्लॉय बेनिफिट टू SBP रिजर्व, अभी 20,000 ऐड होके 3 बार, तो टोटल आपका SBP रिजर्व 1,00,000 का ही दिखाएगा, क्योंकि 40,000 आपने ये बुक किया हुआ है और 60,000 आप ये कर लोगे। ऐसे अब इसको देखो 333 आपने ये बुक करा हुआ है, अभी जो 4 × 6 7/2 ये आप अपना रिकॉर्ड करोगे 2 सालों में 20 × 3, तो आपका 1,00,000 ये दिखा देगा, तो उसके बाद आप शेयर्स इशू कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा ESOP का पॉइंट था कि ESOP आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। ये तो हो गया रिप्लेस्ड। अगर आप रिप्लेस कर रहे हो, एक होता है नॉन रिप्लेसमेंट, कि अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, ठीक है, वो अगर आप कहते हो कि ठीक है आपने अगर ESOP इशू करे हुए हैं बट ये ESOP के बदले मैं नहीं पेमेंट करने वाला कोई भी शेयर्स को, ठीक है, शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को मैं इशू नहीं करूँगा शेयर्स, तो आप इसको क्या बोलोगे, कैलकुलेशन वैसी ही होगी जहाँ पहले आप 2 PC में करके ESOP या SBP रिजर्व कर रहे थे, अब आप 2 PC ना करते हुए इसको कहाँ ले जाओगे NCI में, अभी वैल्यू किस में ऐड हो जाएगी NCI में। ठीक है, और ऐसे ही जब आप उसको बुक करोगे अपनी बुक्स में, बुक तो आप करोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2, अब आप इसमें SBP रिजर्व ना दिखाते हुए क्या दिखाओगे NCI, इसको वैल्यू को NCI में ऐड ऑन करते जाओगे। ठीक है, इसको NCI में रिकॉर्ड करोगे, इसको भी NCI में करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको इसको NCI में रिकॉर्ड करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लिटिगेशन। लिटिगेशन का पॉइंट क्या होता है कि इससे पहले हम करेंगे नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, जब हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एज सच। अब इस केस में क्या होता है कि नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल के केस में, जैसे कि आप इसमें एग्जांपल लो
कि अब ए कंपनी और बी कंपनी है, ए जो है बी को एक्वायर कर रहा है। अब हो सकता है बी ने ए के ऊपर केस कर रखा हो 1 करोड़ रुपए का, अब मतलब ए की लाइबिलिटी बनती है 1 करोड़ रुपए देना। हो सकता है ए तभी बी को खरीदना चाह रहा हो कि मैं खरीद लूँगा, मेरी लाइबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बट वो कहते हैं कि अगर ए बी को खरीद रहा है और वो पेमेंट करता है कुछ भी, उसको वो पीसी का पार्ट बनेगा खरीदने के लिए, ठीक है। उसको आप लिटिगेशन के साथ एडजस्ट नहीं करोगे। ये नहीं कि आप अगर 2 करोड़ पीसी का दे रहे हो तो आप कहो कि हाँ 1 करोड़ तो मैंने आपकी लाइबिलिटी पेमेंट कर दी, ऐसा नहीं होगा। इसको हम सिनेरियो को बिल्कुल अलग ट्रीट करेंगे। अलग कैसे ट्रीट करेंगे, हम तो अकाउंटिंग इसकी बुक्स में कर रहे हैं, ए की बुक्स में। तो क्या अकाउंटिंग कर रहे हैं हम ए की बुक्स में, अगर आप ए की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो तो बेसिकली क्या अकाउंटिंग होगी, लाइबिलिटी टू बैंक। अगर आप पेमेंट कर देते हो, मान लो 1 करोड़ की लाइबिलिटी थी, 75 लाख आपकी उसकी वैल्यू आ रही है पेमेंट करने के लिए, फेयर वैल्यू, तो आप उसकी एंट्री का करोगे लाइबिलिटी टू बैंक या कैश 75 लाख, ठीक है। अब बात आती है लाइबिलिटी, अगर तो बुक्स में रिकॉर्ड ही ना हो सकता है उसने कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखा रखी हो ए ने अपनी बुक्स में नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा रखी हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे इस केस में, P&L टू बैंक। अगर बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है लाइबिलिटी तो P&L टू बैंक, अगर बुक्स में रिकॉर्ड है तो लाइबिलिटी टू बैंक, ठीक है। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझो, जो लिटिगेशन वाला केस है जिसमें नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। तो अब उसमें आपको कैसे होता है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हुआ है कि ए लिमिटेड ने बी को एक्वायर किया, ठीक है। अब ए लिमिटेड ने बी को एक्वायर किया, अब वो कहता है कि बी लिमिटेड ने केस किया हुआ था ए के ऊपर, ठीक है, जिसमें उसमें क्या था कि कितना वो पे करेगा लाइबिलिटी, 10 लाख की ए ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करी हुई है। बट अब जो फेयर वैल्यू है लिटिगेशन लाइबिलिटी की वो है 25 लाख की, 25 लाख पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ए जो है बी को पे कर रहा है 500 करोड़, 500 करोड़ पे कर रहा है किस चीज़ के लिए, कि जो वो आपका बिजनेस एक्वायर कर रहा है बी लिमिटेड का, 500 करोड़ उसके लिए वो पे कर रहा है। सॉरी 500 लाख ले लेते हैं, 500 लाख वो आपको इसको पे कर रहा है, ठीक है। 500 लाख वो पे करता है। अब 500 लाख अगर वो पे कर रहा है, 25 लाख की तो उसको लाइबिलिटी भी पे करनी है। अब मैंने आपको बोला कि ये अलग सिनारियो है। अब मान लो बुक्स में रिकॉर्ड करी थी 10 लाख की लाइबिलिटी, P&L से आप पास कर दोगे 15 लाख, टू बैंक आपका 25 लाख निकल जाएगा। ये तो एंट्री अलग होगी लिटिगेशन वाली। अब जो 500 लाख आपने टोटल पे किया उसमें से 25 लाख हटा दो तो 475 लाख आपका पीसी का पार्ट बनेगा और ये एंट्री आपकी अलग जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 500 लाख आप टोटल पे कर रहे हो उसको टोटली एज्यूम करो। अगर आपको लिटिगेशन भी दिया हुआ है 500 लाख टोटल आप पे कर रहे हो, इसमें से 25 लाख आपकी इसकी लिटिगेशन वाली है और P&L से आपका ये चला जाएगा। और जो लिटिगेशन आप पे करोगे वो फेयर वैल्यू पे करोगे, बाकी का आप डिफरेंस कहाँ ले जाओगे, P&L में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल। अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है उसमें कोई चेंजेस होते हैं तब हम कैसे एंट्री करेंगे वो देखो आप। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, ए कंपनी और बी कंपनी है, ए बी को एक्वायर कर रहा है। पास्ट में क्या हुआ था कि ए ने ना बी को लाइसेंस दिया था 10 लाख रुपए का, जो कि 10 साल चलेगा, ठीक है। ए ने बी को लाइसेंस दिया, ए ने कोई भी मतलब फ्रेंचाइजी दिया, कुछ भी ऐसा दिया कि आप ठीक है ये प्रोडक्ट बना लो या कुछ भी ऐसा लाइसेंस दिया उसने 10 साल के लिए 10 लाख रुपए का। अब ए को लगा कि यार इसने तो इस लाइसेंस को यूज़ करके काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रो कर लिया है कि क्यों ना मैं इसकी कंपनी ही परचेज़ कर लूँ, तो इसलिए वो उसकी कंपनी खरीदने आ गया, ठीक है। अब क्या होता है 4 साल बाद अब उसकी कंपनी खरीदने आ जाता है। अब जो बी है, अब हर साल जब ये 10 लाख का उसने लाइसेंस लिया, अब 10 साल का एक बार में तो खर्चा बुक नहीं कर लेगा अपनी बुक्स में, अब वो अपनी बुक्स में हर साल 1-1 लाख का खर्चा रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। अब बी की बुक्स में जो लाइसेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइसेंस खड़ा है 6 लाख का, क्योंकि 4 लाख तो ख़त्म हो गया ना, अमर्टाइज हो गया उसमें से, 4 लाख तो उसकी लाइसेंस की वैल्यू ख़त्म हो गई, आपने पेमेंट करी एक ही बार में, आपने कर दी लाइसेंस टू बैंक, ठीक है। अब हर साल आप उसको लाइसेंस को कम करते जाओगे 1-1 लाख से, डेप्रिसिएट करते जाओगे, बिकॉज उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, 10 साल बाद जीरो हो जाएगा आपके लिए वो, ठीक है। तो अब आपकी बुक्स में 4 साल बाद बी की बुक्स में वो 6 लाख का लाइसेंस खड़ा है। अब बी कहता है ठीक है ए आप मेरा बिजनेस एक्वायर कर लो, बट वट अबाउट दिस, कि मैंने आपको जो 4 साल पहले आपको मैंने 10 लाख रुपए दिए थे, बट उसका यूज़ तो मैं सिर्फ 4 लाख का ही कर पाया ना अभी तक लाइसेंस का। अब जो 6 लाख मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, अभी कंपनी तो आप ही खरीद रहे हो, ठीक है। तो अब इसके बदले क्या, अभी 6 लाख आप मुझे दो वापस, कि जो 6 लाख आपको मैंने एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं जिसका मैं यूज़ भी नहीं कर सका, आप मुझे वापस कर दो। वो ए से पैसा मांग रहा है, तो ए क्या करेगा, अपनी बुक्स में एंट्री P&L टू बैंक, ये 6 लाख पे कर देगा, बिकॉज ये तो उसने कोई लाइबिलिटी भी नहीं दिखा रखी होगी अपनी बुक्स में, क्योंकि ये कोई लाइबिलिटी थोड़ी, उसको थोड़ी पता था कि मैं बाद में से खरीद लूँगा, ठीक है। तो क्या करेगा, P&L टू बैंक की एंट्री कर देगा जो 6 लाख वो मांग रहा है। अब इस वैल्यू को कैसे निकालना है वो एक मेन पॉइंट है, वो आप देखो। हम तो कह रहे हैं कि 6 लाख वो मांग रहा है, बट हो सकता है इस लाइसेंस की वैल्यू मार्केट में 15 लाख हो,
ठीक है। हो सकता है इस मार्केट में इसकी लाइसेंस की वैल्यू 15 लाख हो, तो उसको तो कितना फ़ायदा हो जाएगा, अब दोबारा से उस लाइसेंस को बेचेगा, 15 लाख का बिक जाएगा। ठीक है। ए तो वो क्या कहता है कि आप जो मुझे पेमेंट करोगे 6 लाख इसकी वैल्यू नहीं है मेरी बुक्स में, चलो ठीक है 6 लाख कड़ी है, बट मार्केट में इसकी वैल्यू जितनी है आप मुझे उतना पे करो। ठीक है। अब आप क्या करोगे उस केस में, आपको ये निकालनी है इसकी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इस लाइसेंस की मार्केट में मान लो 15 लाख है, और कितना एक्वायरी यूज़ कर चुका है, एक्वायरी की बुक्स में कितना आ रहा है, एक्वायरी की बुक्स में कितना आ रहा है 6 लाख, दैट मीन्स 9 लाख। ठीक है। तो 9 लाख रुपये आप इसको दे दोगे, फेयर वैल्यू जितनी है माइनस एक्वायरी की बुक्स में कितना आ रहा है, बुक्स में, क्योंकि वो तो आपसे 6 लाख रुपए मांग रहा है, बट वैसे 15 लाख की वैल्यू है ना, तो आप 9 लाख उसको दे दोगे। या फिर जो आपको दिया हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कभी टर्मिनेट होता है या कुछ भी है जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, अगर एज पर क्वेश्चन आप वो ले लोगे। ठीक है। मान लो क्वेश्चन में दिया होता है कि अगर टर्मिनेट से पहले जो भी आप एक्वायरी की बुक्स में वैल्यू आ रही है दिस प्लस 10% का इसमें फ़ीस लगेगी, दैट मीन्स 6,60,000। तो इसका जो भी लोअर होगा वो आपको पे करना होगा एक्वायरी को, मतलब बी को आपको इसका लोअर पे करना है, या तो जो आपको टर्मिनेटर वैल्यू है वो वाली, या फिर जो फेयर वैल्यू आ रही है वो माइनस जो एक्वायरी की बुक्स में आ रहा है वो। ठीक है। तो ये आपको पे करके उसको पे करके ख़त्म करना है। किससे एंट्री करोगे, P&L टू बैंक। कौन करेगा, ए करेगा, बी को पेमेंट कर देगा। आप एक एग्जांपल भी देख सकते हो, फॉर एग्जांपल कि अगर ए लिमिटेड बी को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, जिसमें से वो पीसी पे कर रहा है 1 करोड़ का। अब लाइसेंस दिया था 10 साल पहले, उसने कितने का लाइसेंस दिया था, उसने 2.5 लाख का। ठीक है। 4 साल का पीरियड ख़त्म हो चुका है, 4 साल बाद आप एक्वायर करने आए हो कंपनी को, दैट मीन्स अब 2.5 लाख का 4/10 तो वो यूज़ कर चुका बी। ये पार्ट तो बी यूज़ कर चुका है, मतलब 1.5 लाख बी की बुक्स में पड़ा है जो कि यूज़ अभी नहीं हुआ, बट वो कहता है कि अगर आप टर्मिनेट कर लेते हो पहले तो 1.5 लाख प्लस 20% पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, या तो 1,80,000, या फिर जो फेयर वैल्यू है इस लाइसेंस की। फेयर वैल्यू कितनी है इस लाइसेंस की बुक्स में, 4.5 लाख, सॉरी बुक्स में नहीं, मतलब मार्केट में फेयर वैल्यू है 4.5 लाख, माइनस जितना एक्वायरी की बुक्स में पेंडिंग पड़ा है 1.5 लाख, तो 3 लाख, या फिर ये विच एवर इज़ लोअर आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज़ P&L टू बैंक 1,80,000 आप पे करोगे। ठीक है। दैट इज़ जो वैल्यू हमारी यूज़ हो चुकी है उसको तो छोड़ ही दो, उसका तो कहीं रोल नहीं है किसी फॉर्मूला में, जो यूज़ हो चुका है। तो जो बच गया, जो पेंडिंग है 1.5 लाख ही बचा हुआ है ना, जो यूज़ होना रहता है, तो उसको आप माइनस करोगे फेयर वैल्यू में से वो, या फिर जितना टर्मिनेट वैल्यू आपकी एज पर कॉन्ट्रैक्ट है वो, विच एवर इज़ लोअर आप उसमें आ जाओगे। ठीक है। उसको आप रिकॉर्ड करोगे P&L टू बैंक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा जो भी हमने पीसी का पार्ट बनाना है, जो भी आप पीसी में आप क्या क्या पे करते हो, उनको कैश पे करते हो, ठीक है, एसेट्स देते हो फेयर वैल्यू पर, सॉरी जो भी आप एसेट्स उनको जिस वैल्यू पे भी दे रहे हो, उसके बाद शेयर्स दे रहे हो, डिबेंचर्स दे रहे हो, और क्या दे सकते हो आप इनको, कंटिजेंट कंसिडरेशन दे सकते हो, डेफर्ड कंसिडरेशन दे सकते हो, सब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। अगर वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हो तो फेयर वैल्यू पर चलते जाएगा हर साल, अगर फिक्स दे रहे हो तो एक ही आपकी वैल्यू रहेगी, उसको रीमेजर करने की ज़रूरत नहीं है। डेफर्ड कंसिडरेशन में तो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, हर साल आप इसको रीमेजर करोगे, इंटरेस्ट बुक करोगे। उसके बाद आप क्या देते हो, ESOP देते हो, SBP रिजर्व, अगर आप रिप्लेसमेंट दे रहे हो, अगर नहीं तो NCI का पार्ट बन जाएगा वो। उसके बाद आप कुछ भी उनको लिटिगेशन वगैरह कुछ भी पे कर रहे हो, वो सब एक्स्ट्रा पार्ट होता है, वो पीसी का पार्ट नहीं बनता, ये सब आपका पीसी का पार्ट बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, हमने एंट्री क्या सीखी थी कि एसेट्स टू लाइबिलिटीज़ जो आप उनसे ले रहे हो, बी कंपनी का जो आप ले रहे हो एसेट टू लाइबिलिटी, टू पीसी टू NCI। ठीक है। अब एसेट लाइबिलिटी की बात करते हैं, जो आप एसेट लाइबिलिटी उनसे ले रहे हो, इसको आप कौन किस वैल्यू पे लोगे, फेयर वैल्यू पे, नोट एट द कैरिंग अमाउंट की बी की बुक्स में जो कैरिंग वैल्यू आ रही है उस पे लोगे, उस पे नहीं लोगे, आप किस पे लोगे, फेयर वैल्यू पर लोगे। अगर कोई ऐसी नॉन करंट एसेट है हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, जिसको आप बेचने की तैयारी पे हो, तो उसको किस पे लोगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, और बाकी सबको आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, सारी एसेट जो लाइबिलिटीज़ जो भी आप उनसे ले रहे हो। पीसी में लाइबिलिटी नहीं आती क्योंकि उनको आप दे नहीं सकते लाइबिलिटी कुछ भी, बट जो आप उनसे ले रहे हो एसेट टू लाइबिलिटी, आप उनसे एसेट लाइबिलिटी सब लोगे, बट इसमें आप इक्विटी और अदर इक्विटी नहीं ले सकते उनका। ठीक है। इसमें आप इक्विटी अदर इक्विटी नहीं ले सकते, और जो पीसी पे करना है उसमें आप क्या नहीं कर सकते, लाइबिलिटी नहीं दे सकते। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा जो एंट्री है कि आपको किस पे रिकॉर्ड करना है,
क्या लेना है उनसे, एसेट टू लाइबिलिटी सब कुछ, इक्विटी अदर इक्विटी आप उनका नहीं ले सकते हो, और पीसी पे करते हुए आपको सब कुछ पे करना है, सिर्फ लाइबिलिटी आप उनको पे नहीं कर सकते। अब एसेट लाइबिलिटी में देखो जो भी उनकी बुक्स में है चाहे नहीं है, आपको नोट्स में दे रखी है, आप सब एक्वायर कर लोगे किस पे, फेयर वैल्यू पे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो उसको भी ले लोगे फेयर वैल्यू पे, ठीक है, बिकॉज हो सकता है फ्यूचर में आपको पे करनी पड़ जाए। कंटिंजेंट लाइबिलिटी को भी आप ले लोगे, बट कंटिंजेंट एसेट को आप नहीं लोगे, कंटिंजेंट एसेट आप नहीं लोगे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी आप ले लोगे। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी मान लो आप ले रहे हो 5 लाख की, अब इसके अगेंस्ट आपको क्या है, हो सकता है कि आपको पे करनी पड़ जाए, ठीक है, तो वो कहता है कि इसके अगेंस्ट आपको बी जो है इंडेमनिफिकेशन एसेट भी देगा, कि ताकि आपकी इसकी गारंटी पूरी हो सके। अब जो इंडेमनिफिकेशन एसेट होगा वो हमेशा इससे कम होगा या तो इसके बराबर होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी 5 लाख की लाइबिलिटी आपको फ्यूचर में पे करनी है और वो आपको दे रहा है 10 लाख की इंडेमनिफिकेशन एसेट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको या तो इसके बराबर होगा या इसके इक्वल होगा, तो आपको इसको भी क्या करना है, हर साल आपको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को भी और इंडेमनिफिकेशन एसेट को भी, ठीक है जी। ये सब आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे अपना, जो भी आप उनसे ले रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि अब डी और डी अगर आपको बुक्स में दे रखा है तो आप वही रिकॉर्ड कर लो, जो भी बी की कंपनी में बुक्स में आ रहा है वो उसको तो लोगे एसेट और लाइबिलिटी का पार्ट बनाओगे, बट आप अलग से भी कैलकुलेट करोगे डी जिसके ऊपर इनकम टैक्स रेट लग रहा है, सिर्फ वही वाले एसेट लाइबिलिटी को कंपेयर करोगे। अब पहले एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स का फेयर वैल्यू जिस पे आप ले रहे हो और जो कैरिंग अमाउंट जो उनकी बुक्स में है और जिस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर तो फेयर वैल्यू ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो आपका क्या बन जाएगा, DTL बनेगा। जो भी डिफरेंस आ रहा है इन दोनों फिगर्स का इनटू टैक्स रेट, ये आपका DTL बन जाएगा। अगर फेयर वैल्यू कम है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो डिफरेंस जो भी आ रहा है इनटू टैक्स रेट, ये आपका DTA बन जाएगा। फेयर वैल्यू कम है ना, मतलब एसेट को वहाँ तक लेकर आना है, तो आपका DTA बन जाएगा, ठीक है। और अगर फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो DTL बन जाएगा। ऐसे लाइबिलिटीज़ के केस में उल्टा होता है। अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें, जब आप लाइबिलिटीज़ की फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट कंपेयर करोगे, फेयर वैल्यू उसकी ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो DTA बनेगा। फेयर वैल्यू कम है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो DTL बनेगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से चलेगा। सिर्फ वही वाली एसेट लाइबिलिटीज़ को कंपेयर करना है जिसके ऊपर इनकम टैक्स रेट लग रहा है, जिसके ऊपर नहीं लग रहा उसको आपने नहीं लेना। इनकम टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको DTL जरूर बनाना है, ठीक है। अब आप आ जाओ, अगर मैं मेन एंट्री पे आऊँ तो एसेट टू लाइबिलिटी टू पीसी में आपने सब कुछ पढ़ लिया। या तो आपको सिंपल इसको एंट्री को दिखाना है, इन्वेस्टमेंट इन एक्वायरी कंपनी टोटल फिगर दिखा दो, या फिर इसको फिगर बाइफरकेट करो, कैश कितना है, शेयर्स कितने दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे कितने दे रहे हो, डेफर्ड कंसिडरेशन कितना दे रहे हो, कंटीजेंट कंसिडरेशन कितना दे रहे हो, ये सब आपको उसमें रिकॉर्ड करना है। तो या तो पीसी को आप इकट्ठी एंट्री कर दो, इन्वेस्टमेंट इन इंक्वायरी कंपनी, समराइज वैल्यू बता दो कितना पे कर रहे हो, या फिर आप इसको अलग अलग दिखाओ, कैश, शेयर्स, डिबेंचर्स के रूप में कितना दे रहे हो, एसेट्स कितनी दे रहे हो, ठीक है, डेफर्ड कंसिडरेशन कितनी दे रहे हो, कंटीजेंट कंसिडरेशन कितनी दे रहे हो, SPP रिजर्व कितने का दे रहे हो, ये सब का पीसी का पार्ट बन जाएगा। अब एसेट लाइबिलिटी कर रहे हो, DTL जो भी बनाया आपने वो भी DTA यहाँ आ जाएगा, DTL आपका यहाँ आ जाएगा, वो भी आपका नेट फिगर आ जाएगी कि आपने टोटल उनसे एसेट लाइबिलिटी लिया कितने का है। अब उसके बाद बात आती है NCI की, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की, जो इंटरेस्ट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जो शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं 70% मान लो आप एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। पीसी तो आप 70% का ही पे कर रहे हो, बट एसेट लाइबिलिटीज़ जो आप पूरा रिकॉर्ड कर रहे हो 100% का। तो यहाँ पे जो NCI दिखाओगे आप 30% का दिखाओगे कि जो शेयर आपका नहीं है। अब ये NCI निकलता कैसे है वो देखो। 2 तरीके होते हैं, या तो NCI जो क्वेश्चन में गिवन है आप वही ले लो, या फिर आप NCI को क्या करो, जो भी आपने एसेट लाइबिलिटीज़ ली हैं फेयर वैल्यू पे, DTL जितना भी लिया है, ठीक है, जो भी पहले से था या जो आपने निकाला है वो सब आप ले लो, जितनी भी टोटल एसेट लाइबिलिटीज़ हैं वो, क्योंकि 100% पर हैं। इसका आप ले लो जो आपने नहीं एक्वायर किया शेयर, 30% आप एक्वायर नहीं कर रहे, तो आपका NCI आ जाएगा। और ये जो निकलेगा हमेशा ही क्या निकलेगा, पार्शियल गुडविल निकलेगा, बिकॉज ये एसेट लाइबिलिटी पर निकला है। नेक्स्ट आता है NCI का तीसरा फॉर्मूला, जो आप पीसी के बेसिस पे करते हो, कि पीसी आप जो पे कर रहे हो, पीसी आप जो पे करते हो वो करते हो आप 70% के लिए, ठीक है। पहले तो आप उसको निकालो पीसी को 100% वाला, मान लो आप 1 करोड़ पे कर रहे हो, तो आप 70% के लिए पे कर रहे हो ना, डिवाइड बाई 70%। टोटल अगर आप वैल्यू निकालते हो कि अगर मैं 100% एक्वायर करती तो कितना आता, दैट मीन्स तब मेरी वैल्यू आती 1,428,5714, दैट मीन्स तब आती 1,42,42,00,000, तब वैल्यू ये आती। अभी 100% आ गया, इसका 30% कर लो, या आपका आ जाएगा फुल। इस केस में क्या निकलेगी, फुल गुडविल, ठीक है। या तो आप NCI पीसी के थ्रू निकालो कि पीसी पहले पूरा लो,
फिर उसका इनटू जितना शेयर आपने नहीं लिया, या फिर आप एनसीआई एसेट्स के बेस पे लो सारी एसेट्स लाइबिलिटीज़, और डीटीए डीटीएल फेयर वैल्यू पे जो भी आप लेते हो, ठीक है, इनटू 30% कर लोगे जो भी आपने शेयर नहीं लिया। तो इसके केस में करोगे तो अगर गुडविल आती है तो पार्शियल आएगी, इस केस में करोगे तो फुल गुडविल आएगी। भी निकाल लिया तो आपकी एंट्री क्या बन गई, एसेट टू लाइबिलिटी टू डीटीएल डीटीए, इसको आपने उसमें ले लिया जब आप एनसीआई निकालोगे, अगर एसेट लाइबिलिटी से निकालते हो, टू पीसी टू एनसीआई। अब जो भी डिफरेंस आएगा, अगर तो डेबिट में आता है तो गुडविल, अगर क्रेडिट में आता है तो गेन ऑन परचेज। गेन ऑन परचेज आता है तो फ़ायदा हो रहा है तो ये आपका ओसीआई में बन जाती है इनकम, ठीक है, ओसीआई में दिखाते हो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसके ऊपर कोई आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है ये। और जो गुडविल है आपकी, ये क्या आ जाती है, एक्वायर्ड गुडविल, क्योंकि आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो और एसेट लायबिलिटी कम ले रहे हो, तो मतलब ये एक्वायर्ड गुडविल है। और इसकी क्या होती है, इम्पेयरमेंट होती है, ना कि अमर्टाइजेशन। इसमें अमर्टाइजेशन नहीं होती, जैसे बाकी गुडविल्स की अमर्टाइजेशन होती है, इसकी क्या होती है, इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है। एक्वायर्ड गुडविल अगर 103 के बेस पे आ रही है तो उसकी इम्पेयरमेंट की जाती है, अमर्टाइजेशन नहीं की जाती। आपने जो एनसीए निकालना है, मैंने आपको 3 तरीके बताए, एक तो अगर क्वेश्चन में गिवन है, एक या फिर आप एसेट्स के बेस पे निकाल सकते हो जितना शेयर आपने नहीं लिया हुआ, या फिर मतलब एसेट लाइबिलिटी डीटीए डीटीएल, या फिर जो पीसी टोटल पेड है डिवाइड बाय जितना आपने शेयर एक्वायर किया है, तो टोटल पीसी आ जाए इनटू जो आपने शेयर एक्वायर नहीं किया। या फिर क्या है, अगर आपको फेयर वैल्यू दी हुई है, मतलब आपको पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हेल्ड किए हुए हैं एनसीआई ने, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ द एक्वायर कंपनी, कि जो एक्वायरी कंपनी की वैल्यू है शेयर्स की। मान लो एक शेयर उसका है, बी कंपनी का एक शेयर मान लो 20 रुपये का है, और एक्वायर एनसीआई के पास 5000 शेयर्स हैं, तो इनकी एनसीआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख। सीधा निकल जाएगी ना कि एक्वायरी कंपनी के पास कितनी की वैल्यू है, 20 रुपये की है फेयर वैल्यू उसकी शेयर की, और उनके पास कितने शेयर्स हैं, 5000, तो 1 लाख वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4 तरीके हैं आपके निकालने के लिए एनसीआई। एक पॉइंट है कि अगर आप पीसी पे कर रहे हो, कैश में करते हो, एसेट्स दे रहे हो, या फिर आप डिबेंचर्स दे रहे हो, या शेयर्स दे रहे हो, या फिर डेफर्ड कंसिडरेशन, कंटीजेंट कंसिडरेशन, या एसपीपी की कैलकुलेशन आपको पता लग गई, कंटीजेंट आपको पता लग गया, फेयर वैल्यू पे निकालना है। अगर इक्विटी दे रहे हो इसके बदले बाद में, तो फिर आपको उसको फेयर वैल्यू पे नहीं करना हर बार मेजर, ठीक है। और डेफर्ड आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू पे लेना है। एसेट्स की वैल्यू जो भी आपकी फेयर वैल्यू है वो लोगे, कैश तो कैश में होगा। बात आती है इन दोनों की, अगर आप शेयर और डिबेंचर दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो। मान लो अब ए कंपनी है, बी कंपनी को क्या दे रही है, अपनी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर दे रही है। तो ए कंपनी के पास जितने भी शेयर्स हैं, मान लो 1 लाख शेयर्स हैं, या वो कहती है कि बी कंपनी को, ठीक है आपके पास, बी के पास मान लो 5 लाख शेयर्स हैं, वो कहती है ठीक है आपके पास जितने शेयर्स हैं ना, मैं उसका आधा दूंगी शेयर्स आपको, मतलब मैं आपको कितने शेयर्स दूंगी, 2.5 लाख शेयर दूंगी, इनटू जो उसकी फेयर वैल्यू है ए कंपनी के शेयर्स की। मान लो ए कंपनी के शेयर्स की फेयर वैल्यू है 20 रुपये, उतने देगी, मतलब 2.5 लाख शेयर्स दूंगी जितने शेयर्स आपके पास हैं, इनटू अपनी कंपनी के फेयर वैल्यू, अपनी कंपनी के शेयर दे रही है ना वो, तो अपनी कंपनी की वैल्यू लेगी, इनटू जितना वो शेयर एक्वायर कर रही है। मान लो 70% ले रही है, 70% देगी आपको। अभी तो 2.5 लाख तो पूरे उसके आगे, ठीक है, तो 70% आपको देगी, तो ये आपको आ जाएगा शेयर की वैल्यू, कितने शेयर्स आप दे रहे हो उनको, पीसी का पार्ट आपका ये बनेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि तो पूरे उसके 100% के लिए हो गए, 70% के लिए आपका ये आ जाएगा। और ए कंपनी अपने शेयर दे रही है तो ए कंपनी की फेयर वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज, कभी कभार क्या होता है, अब आपने एसेट लाइबिलिटी सब रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, फेयर वैल्यू पे सब कुछ आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब कभी कभार मान लो 3 महीने बाद आपको 3 मंथ्स बाद आपके पास आता है कि रीमेजरमेंट प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पे, कि अब उसकी वैल्यू जो है फेयर वैल्यू चेंज हो गई, मतलब या चेंज हो गई, आपको पता नहीं चली, उस टाइम पे चेंज हो गई थी, आपकी नॉलेज में नहीं आई, और जिससे कि आपके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन के, ठीक है। फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस में फ़र्क पड़ता है, मतलब ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री रिवाइज करनी पड़ेगी, जो भी आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है एसेट लाइबिलिटी में, जो आपने एक्वायर करा है वो सब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस आएगा उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व में आप ले जाओगे, ठीक है, उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा उस हिसाब से। अगर आप रीमेजर प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे फैक्ट सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, तो जो भी नेट एसेट्स टेकन ओवर आप कर रहे हो ये, और अगर आपने एनसीए निकाला है एसेट के बेस पे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं निकाला तो चेंज नहीं होगा, बाकी का डिफरेंस आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बट अगर वो बोलता है फैक्ट से सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होते, मतलब ठीक है अगर वैल्यू चेंज हुई है तो बाकी फिर आप वैसे करोगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट जैसे आप करते हो, मतलब इन डेज के हिसाब से अगर कोई वैल्यू इंक्रीज या कम हो रही है तो फेयर वैल्यू जैसे आप रिकॉर्ड करते हो वैसे रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। मतलब नॉर्मल इन डेज के हिसाब से कि हम P&L से पास कर लेते हैं जो भी फेयर वैल्यू में चेंज आ रहा है। बट अगर आपके फैक्ट से सर्कमस्टेंसेस डेट ऑफ एक्विजिशन के हैं तो आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा अपनी एंट्री को, ठीक है। और डिफरेंस होगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ले जाओगे।
पर ईसॉप आप दोबारा देख लो, ईसॉप में देखो, और ईसॉप अगर आप पीसी का पार्ट बना रहे हो या फिर एनसीआई का पार्ट बना रहे हो तो क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द अवार्ड इनटू कंप्लीटेड पीरियड डिवाइडेड बाय रिप्लेस्ड पीरियड, या फिर ओरिजिनल पीरियड जो भी है उसमें से जो भी हायर होगा, ठीक है। ओरिजिनल अवार्ड इनटू कंप्लीटेड डिवाइड बाय रिप्लेस्ड या ओरिजिनल विच एवर इज़ हायर। और अगर आपको बाद में एक्सपेंस बुक करना है एक्वायरर कंपनी को, या फिर आपको उसको एनसीआई का पार्ट बनाना है, एक्सपेंस बुक करोगे टू वो करोगे या तो एसपीपी रिजर्व या टू एनसीआई, तो उसमें क्या वैल्यू लेनी है आपने, इसमें लेनी है आपने रिप्लेस्ड अवार्ड्स। यहाँ ओरिजिनल लिया है ना, यहाँ पे रिप्लेस्ड अवार्ड्स आएंगे डिवाइडेड बाय रिप्लेस टाइम पीरियड या फिर ओरिजिनल टाइम पीरियड विच एवर इज़ हायर, माइनस जो कंप्लीट हो चुका, माइनस जो चीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी जितना टाइम पीरियड, ठीक है। और ऊपर भी रिप्लेस्ड अवार्ड्स माइनस जो आप ऊपर बुक कर चुके हो, जो ऊपर आप बुक कर चुके वैल्यू ये माइनस कर दोगे, जो आपकी वैल्यू आई है ये वैल्यू यहाँ माइनस हो जाएगी, और टोटल पीरियड में से कंप्लीट पीरियड हो चुका है वही माइनस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, आप जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप उसमें एंट्री दिखाते हो टू एसेट टू लाइबिलिटी, चाहे उनकी बुक्स में आ रही है एक्वायर जो बी कंपनी है, मतलब जो एक्वायरी कंपनी है, जो सेलर कंपनी है, चाहे उसकी बुक्स में आ रही है चाहे नहीं आ रही, ठीक है, आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे, ठीक है। आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जो बुक्स में नहीं आ रही होती, बट आपको उसको रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पर। वो अपनी बुक्स में दिखाओगे, मतलब ए कंपनी अपनी बुक्स में दिखाएगी, एसेट्स में चल जाएंगी, लाइबिलिटी में चल जाएगा, डीटी में चला जाएगा, डीटीएल में चल जाएगा, पीसी जो भी पे कर रहे हो वो आपकी बुक्स में से माइनस होता जाएगा, मतलब एसेट्स कम हो गई या कैश कम हो गया, जो भी आप पे कर रहे हो। प्रोविजन फॉर कंटीजेंट कंसिडरेशन आपकी लाइबिलिटी में आ जाएगा, डेट फॉर कंसिडरेशन भी लाइबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। एसपीपी रिजर्व में चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका जो एनसीआई है ये कहाँ चला जाएगा आपकी बुक्स में, अदर इक्विटी में। इक्विटी होता है ना, वहाँ पे शेयर होल्डर फंड होते हैं, और इक्विटी एंड लाइबिलिटी होता है, शेयर होल्डर फंड होते हैं, उसमें अदर इक्विटी होता है, उसके नीचे आप एनसीआई दिखाओगे। एनसीआई कहाँ आएगा, अदर इक्विटी के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट इज द केस ऑफ स्टेप अप एक्विजिशन। कभी पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को आपने, मान लो 2015 को आपने 10% शेयर एक्वायर करे एक कंपनी के, फिर आपने 1 अप्रैल 2022 को 20% शेयर्स एक्वायर कर लिए। अब आपने 1/4/23 को आपने क्या करा, उस कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लिए 40%। दैट मीन्स अब आप उसका 70% एक्वायर करके बैठे हो होल्ड, ठीक है। अब आपने उसका कंट्रोल ले लिया उस कंपनी का, तो अब हम इंड AS 103 अप्लाई करेंगे किस दिन, जिस दिन आपके पास वो शेयर एक्सीड हो रहा है 50% से ज़्यादा। अभी तक तो नहीं था, 31 मार्च 23 तक तो नहीं था, अभी 1/4/23 से आपका शेयर इंक्रीज़ हुआ, तो ये हमारी हो जाएगी डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन हमारा स्टेक बढ़ा, ठीक है। अब क्या होगा, जो 30% आपने एक्वायर किया होगा इसमें आपने एंट्री करी होगी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स टू कैश या बैंक, आपकी बुक्स में पड़ा होगा। ए की बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन बी कंपनी खड़ा होगा 30% से, ठीक है। मतलब जिस भी कैरिंग अमाउंट पे, मतलब 1/4/23 को जिस वैल्यू पे भी, क्योंकि हर साल आप इसको रिकॉग्नाइज तो कर रहे होगे फेयर वैल्यू पे, तो 1/4/23 को जिस वैल्यू पे खड़ा हुआ है वो बुक्स में, आप उसी वैल्यू को ले जाओगे अपनी पीसी वाली एंट्री में, उसको क्या बना दोगे, पीसी का पार्ट। इसको आप क्या बनाओगे, अब पीसी का पार्ट, क्योंकि जब आप इसमें एंट्री करोगे एसेट्स तो आप सारी ले रहे हो, लाइबिलिटी सारी ले रहे हो 100%, ठीक है, 100% आप ले रहे हो, डीटीएल भी। उसके बाद आपका बचा पीसी, जो आप पीसी पे कर रहे हो कितने के लिए कर रहे हो आप, 40% के लिए, क्योंकि अभी तो आप 40% ही ले रहे हो ना। और बाकी का बचा आपका जो प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है, उसको आप कैरिंग अमाउंट पे लोगे, जो कि आपकी वैल्यू बुक्स में पड़ी है 30% से। अब एनसीआई जो लोगे वो कितना लोगे, 30% से, जो आपका शेयर अब आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना लोगे, 30% से दिखा दोगे, पीसी आप 40% पे करो, तो टोटल आपका 100% बन जाएगा ये, क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या वैल्यू लेनी है, कैरिंग अमाउंट। नोट कि आप 1/4/23 को देखोगे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, आप वो नहीं करोगे, यहाँ पे तो आप कैरिंग अमाउंट लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू से। मान लो यहाँ पे आपकी बुक्स में आती है 5 लाख और वैल्यू एट मार्केट में आज 6 लाख की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर गेन दिखाना पड़ेगा, गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट 1 लाख से। यहाँ पे आपको उसको गेन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कैरिंग अमाउंट में ले लो और बाकी बाद में गेन दिखाओ, बट यहाँ पे आपको कैरिंग अमाउंट ही दिखाना है, ठीक है, जिसमें आपकी बुक्स में आ रहा है, क्योंकि हर साल आपने इसको फेयर वैल्यू पे लिया तो होगा। अब 1/4/15 से आप परचेज करके बैठे हो, हर साल आपने लिया तो होगा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कैरिंग अमाउंट पे लोगे, बाद में गेन ऑन मेजरमेंट दिखाओगे, ठीक है। ये तो हो गया स्टेप अप एक्विजिशन के बारे में। और इसकी एंट्री किस डेट को होगी, जिस दिन आपका कंट्रोल 50% से इंक्रीज़ हुआ है, उस दिन आप इसको रिकॉर्ड करोगे। अब आती है बात इसकी कि अगर मान लो जैसे हम इस केस में देखें 1/4/15 को आपके पास था 10% का शेयर,
1/4/22 को आपने ले लिया 20% का, अब 1/4/23 को आपने ले लिया फर्दर 40% का शेयर। अब पहले अगर 1/4/22 तक की बात करें तो 30%, डैट मीन्स आपके पास 20% से ज़्यादा का शेयर था। तो जब आपके पास 20% से ज़्यादा का शेयर होता है तब क्या होता है, सामने वाली कंपनी क्या होती है आपकी एसोसिएट, और आप क्या बन जाते हो होल्डिंग। मतलब ए क्या है होल्डिंग कंपनी, बी क्या है एसोसिएट। और जब 50% से ज़्यादा का होता है तो ए कंपनी क्या होएगी पेरेंट और बी क्या होएगी सब्सिडरी। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि अगर 20% ज़्यादा का शेयर था तो ए होल्डिंग कंपनी था, बी एसोसिएट था। और जब ऐसा केस होता है तो हम इंड AS 28 हमें बताता है कि जब भी ऐसा केस होगा तो आपको जितने भी रिजर्व्स होते हैं ना, अब ए कंपनी क्या करेगी अपनी बुक्स में रिजर्व्स दिखाएगी कि बी के जितने भी रिजर्व्स थे ए अपनी बुक्स में दिखाएगी। किस पे दिखाएगी, अपनी बुक्स में रिजर्व्स दिखाएगी। अब ए के पास रिजर्व्स पड़े होंगे क्योंकि वो एसोसिएट होल्डिंग कंपनी थी बी की, तो ए के पास रिजर्व्स खड़े होंगे बी कंपनी के अपनी बुक्स में। तो उस रिजर्व्स को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि अब तो उसकी क्या बन गया पेरेंट बन गई है। तो उस रिजर्व्स को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजर्व्स को डेबिट करना पड़ेगा। जो भी रिजर्व्स खड़े हैं OCI में जितने भी रिजर्व्स पड़े हैं उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट को ख़त्म करने के लिए कहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो P&L में या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में। अब रिटेन्ड अर्निंग्स में जितने भी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में ख़त्म करने के लिए। और P&L में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिजर्व होते हैं वो आपके P&L से पास होते हैं। ठीक है, तो जितने भी रिजर्व्स आपके खड़े थे वो आप कहाँ से ख़त्म कर दोगे, P&L या रिटेन्ड अर्निंग से। रिटेन्ड अर्निंग्स में जाते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व वाले और बाकी FCTR वाले आपके जाते हैं P&L में। ठीक है जी।